पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी के साथ हमारा गठबंधन हुआ। जब मेरी बातचीत हुई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, उन्होंने हमसे कहा कि आप क्या चाहते हो। मैंने कहा उनसे कि माननीय मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि देश का लोकतंत्र बच जाए किसी तरह से, देश का संविधान बच जाए किसी तरह से, हमारा जो वोट देने का अधिकार है वो बच जाए किसी तरह से। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि इस प्रदेश से पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाए। उन्होंने कहा और क्या आप क्या चाहते हो। मैंने कहा मैं चाहता हूं मानवर कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया ने हमसे कहा था कि आप मुझे सूची दे दीजिए, उत्तर प्रदेश में मैंने चुनावी आपको गठबंधन किया है, हम आपको चुनाव भी लड़ाएंगे और आपको सीटें भी देंगे। जब सारी सीटें उत्तर प्रदेश की फाइनल हो गई, हमारी पार्टी को एक भी सीट समाजवादी पार्टी ने जब नहीं दी हमको, तो हमको शाहजहांपुर में श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जब कार्यक्रम लगा, मैंने मंच के ऊपर उनसे कहा था कि मान्यवर आपने जो वादा किया था आपने वादा पूरा नहीं किया, लेकिन पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ने जो आपका साथ देने का वादा किया है, इस चुनाव में पूरी तरीके से पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपका कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलने का काम करेगा। मैं वहां उनके साथ चला। अभी मैनपुरी में आदरणीय नेताजी का जब स्वर्गवास हुआ और वहां पर जब उपचुनाव हुआ, तो हमने वहां भी जाकर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की और वहां पर श्रीमती डिंपल यादव को कई लाख वोटों से जिताने का काम किया। उसके बाद में जब विषम परिस्थितियां प्रदेश के अंदर होने लगी, तो मैंने एक दिन कहा कि मान्यवर आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिन जिन लोगों ने, जिन जिन समर्थकों ने आपका समर्थन किया, आपकी पार्टी को वोट दिया, आज उनके घरों पे बुलडोजर चल रहा है। आप कम से कम अपनी पार्टी के माध्यम से उसका विरोध करने का तो काम करें। तो मैं बताना चाहता हूं मेरे भाइयों कि हमेशा इस प्रदेश की जनता ने जिसको 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया, जिन पार्टियों के नेताओं को 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया, उन पार्टियों के नेताओं ने जब कोई एट्रोसिटी होती है तो वो पार्टी के नेता, तो साथियों आपको मालूम है कि आज सरकार का बुलडोजर किसके यहां चल रहा है। जब मैंने कहा कि जिन नेताओं ने जनता के बीच में जाकर वोट मांगे और जिन लोगों ने आपको पार्टी को सपोर्ट किया, आज उनके घरों पे सरकार दोष पैमाने से काम कर रही है, उनके घरों पे बुलडोजर चल रहा है। मैंने कहा मानवर उतरिए सड़कों के ऊपर, नहीं तो ये मनुवादी लोग इस देश को हमेशा के लिए बेचने का काम करेंगे। तो हमसे ये जवाब मिला कि मैं मीडिया के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका विरोध तो करता हूं। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों आपसे कि हमारा घर उजाड़ा जा रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हमारा आरक्षण खत्म हो रहा है, हमारा लोकतंत्र खत्म हो रहा है, हमारा संविधान खत्म हो रहा है, और तुम बैठ के बाइट देते हो और कहते हो कि अगर जब जरूरत पड़ेगी तब रोडों पे हम उतरेंगे। अरे जब सब कुछ तुम्हारा लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तब आप रोडों पे उतरोगे क्या। आज पूरे देश के अंदर ये मनुवादी पार्टी की सरकार ने अब बचा ही क्या है। हम आरक्षण की बात इसलिए नहीं करते हैं कि इस प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से नौकरी ही खत्म हो गई, तो आरक्षण की बात मैं नहीं करता हूं। अब केवल तुम्हारा लोकतंत्र बचा है और संविधान बचा है। मैं बताना चाहता हूं मेरे भाइयों कि जिस दिन तुम्हारा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तुम्हारा संविधान खत्म हो जाएगा,
उस दिन इस देश के अंदर रहने वाले 85% लोग जानवरों से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर होंगे। आपको मालूम है कि जब हमारा भारत का संविधान नहीं लिखा गया था, उस समय इस देश के अंदर एक संविधान चलता था जिसका नाम था मनु संविधान। आज हमारा बैकवर्ड सोया हुआ है, वो निंद्रा से उठा नहीं है, उसका सब कुछ लुट गया। आज से 6 साल पहले उसका हर जगह जो 27% आरक्षण था वो भी खत्म हो गया। आज उसके कान में जूं नहीं लग रही है। मैंने आह्वान किया कि आइए और पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की अगुवाई में मेरा साथ दीजिए, तुम्हारा किसी भी कीमत पर हम आरक्षण खत्म होने नहीं देंगे। यहां पर बैकवर्ड समाज के हमारे लोग बैठे हैं और विशेष तौर पर जो हिंदू समाज के बैकवर्ड के लोग बैठे हैं, जो अपने आप को असली हिंदू समझते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, मेरे भाइयों, क्या आपने इतिहास नहीं पढ़ा? अरे पढ़िए इतिहास को। आज ये राजेश सिद्धार्थ अगर कोट पैंट पहनकर आपके सामने भाषण दे रहा है तो ये मुसलमानों की देन है। आपको मालूम है कैसे मुसलमानों की देन है? बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जब देश का संविधान लिखने की बात आई तो इन्हीं मनुवादी पार्टी के लोगों ने, मनुवादी व्यवस्था की सोच के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में जाने से रोकने का काम किया था। यहां पर हमारे तमाम माताएं बहनें बैठी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ये घूंघट से निकल कर ये मीटिंग में बैठी हो तुम, तो ये किसी धार्मिक ग्रंथ की नहीं है, ये भारत के संविधान की देन है जो आप यहां बैठी हैं। नहीं तो हमारे देश में दोहा चलता था कि शूद्र गमार ढोल पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हमारे देश के अंदर शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। आज जो हमारी माताएं बहनें DM कलेक्टर SP बनती हैं, ये भारत के संविधान की देन है। हमारा बैकवर्ड जब चुनाव होता है तो असली हिंदू बन जाता है और उसको डर दिखा दिया जाता है कि मुसलमान तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लेगा। मैं उन बैकवर्ड भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में जाना था तो ये मनुवादी सोच के लोगों ने एक शर्त रखी थी कि संविधान सभा का चुनाव होना चाहिए, जो चुनाव जीत कर जाएगा वही संविधान सभा में बैठेगा और उसी को कानून लिखने का अधिकार होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महाराष्ट्र से जब चुनाव लड़े तो इन मनुवादी पार्टी के लोगों ने, मनुवादी सोच के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को चुनाव हराया था। उनके निजी सचिव को खरीदकर उनके खिलाफ चुनाव लड़ा दिया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चुनाव हार गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब चुनाव हार गए तो फपक फपक के मेरे भाइयों रोने लगे। उन्होंने कहा कि जिस दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज की मैं लड़ाई लड़ता चला आया, जब आज भारत का संविधान लिखने की बात आई, भारत के कानून देने की बात आई, तो उस संविधान सभा से मैं अलग हो गया हूं। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने मुस्लिम समाज के लोगों को और बताना चाहता हूं बैकवर्ड के समाज के लोगों और दलित समाज के लोगों, जो तुम अपने आप को असली हिंदू समझते हो, यही मुस्लिम समाज के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपनी सीट से इस्तीफा दिलाकर, वेस्ट बंगाल में सीट है जैसर और खुलना, वहां से वर्तमान समय में, उस समय वहां से मुस्लिम लीग का सांसद था, उस वहां से इस्तीफा दिलाया गया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को वहां से चुनाव लड़ाया गया और चुनाव लड़ाने के बाद में 85% आबादी मुसलमानों की वहां थी। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब चुनाव जीत कर लोकसभा के अंदर गए तो उन्होंने कहा था कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड कंपनी के लोगों, तुमने कहा कि अम्बेडकर के पार्लियामेंट के अंदर मैंने 9 मन के ताले डाल दिए हैं। आज हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने 9 मन के ताले तुम्हारे तोड़ दिए हैं। अम्बेडकर पार्लियामेंट के अंदर घुस रहा है, तुम्हारी औकात हो तो रोक के दिखा दो। जरा सोचिए कि अगर वहां से मुस्लिम सीट की खाली न की गई होती तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान लिखने का पावर उनको नहीं मिलता।
और संविधान लिखने का पावर अगर नहीं मिलता तो फिर हमारे देश के अंदर वो कानून लागू होता जो आज से 3000 वर्ष पहले लागू था। 3000 वर्ष पहले अगर कोई शूद्र किसी ज्ञान को पढ़ लेता, आप पढ़िए मनुस्मृति, पढ़िए मनु संविधान पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर शूद्र कहीं, शूद्रों का तो जन्म ही दूसरों की सेवा के लिए बना है। आज ये 85% लोग 15% के गुलाम बने हुए हैं। हमारी पार्टी ने नारा दिया कि हम 15% को ना तो टिकट देंगे, न कभी अपनी पार्टी का चवन्नी भर मेंबर बनाएंगे। हम 15 और 85 की लड़ाई लड़ेंगे। और मैं बताना चाहता हूं, जिन पार्टियों को आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई, आज जात के आधार पर लोगों के घरों में बुलडोजर चल रहे हैं। जिनकी जमीनें पुश्तैनी जमीनें हैं, उन जमीनों को सरकार ने जब्त कर लिया। किसी पार्टी ने कभी कोई उसका विरोध किया? अरे किसी ने विरोध नहीं किया। मैंने एक बड़े नेता से जब गठबंधन हुआ हमारा, तब हमने एक बात कही कि मानवर वहां पे इतनी बड़ी एट्रोसिटी हो रही है, आप वहां चलिए और मैं भी चलता हूं। तो उन्होंने मालूम से जवाब क्या दिया कि वहां हमें केवल संदेश देना था, मीडिया के माध्यम से संदेश देना था। कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारे ऊपर लाठी चले, तुम्हारे घर उजाड़े जाएं, तुम्हारी बेटियों के साथ बलात्कार हो, और हम केवल बैठ के एसी कमरे में संदेश दे। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ये अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित करती है पूरे प्रदेश के अंदर कि अगर जाति के आधार पर किसी भाई के ऊपर अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न हुआ और किसी को अगर नाजायज तरीके से तुमने जेल में डाला, किसी को नाजायज तरीके से अगर थाने में आपने बंद किया, तो पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस भाई के साथ में जेल जाएगा, एक एक पदाधिकारी उस भाई के साथ जेल जाएगा। भैया जिंदाबाद, 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 राजेश भैया जिंदाबाद, 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 राजेश भैया संघर्ष करो, राजेश भैया संघर्ष करो। साथियों, ये दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज की पार्टी है और हमको अपना इतिहास पढ़ना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है। आज हमने लड़ाई लड़ी 12 सूत्री मांग पत्र को लेकर। हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं, जिसमें मुख्यतः जो ओबीसी का आरक्षण खत्म किया गया है, उसको 52% लागू करने की पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी मांग करती है। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ये भी मांग करती है कि आज एक जाति विशेष के लोग, सरकारी आंकड़ा आप उठा के देख लीजिए तो मैं समझता हूं कि बैकवर्ड समाज, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, और माइनॉरिटी का किसी भी जाति का व्यक्ति हो, सरकारी आंकड़ा आप उठा के देख लीजिए, हमारी उसमें भागीदारी 0.0% भी नहीं है। कारण मालूम क्या है? ऐसा नहीं है कि हमारे माइनॉरिटी समाज के बच्चों के अंदर हुनर नहीं है, पढ़ने लिखने में वो कमजोर है, पढ़ने लिखने में बिल्कुल कमजोर नहीं है। होता क्या है मालूम? होता यह है मेरे भाइयों कि जब हमारा बेटा, हमारा बच्चा मेरिट तो पास कर लेता है, लिखित परीक्षा पास कर लेता है, लेकिन जब इंटरव्यू को वक्त आता है तब इंटरव्यू में तो वही लोग बैठे होते हैं। इंटरव्यू साक्षात्कार की जब बारी आती है तो उसमें तो वही लोग बैठे होते हैं। जैसे ही नाम बताया कि तुम्हारा नाम क्या है, नाम समझ के बता दिया कि हमारा नाम अब्दुल वासिद साहब है, तो तुरंत समझो आप कितना भी टैलेंट आपके अंदर हो, तुरंत आपके अंदर लाल कलम लग जाएगी और आपका बच्चा इंटरव्यू में पास नहीं हो पाएगा। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ये मांग करती है पूरे देश में। हमने राष्ट्रपति महोदय को जो ज्ञापन सौंप रहे हैं उसमें ये पॉइंट डाला है कि हमारे देश के अंदर जितनी भी परीक्षाएं हों वो मेरिट के हिसाब से हों, इंटरव्यू साक्षात्कार बिल्कुल तरीके से खत्म कर दिया जाए। सम्मानित साथियों, चूंकि मौसम बहुत खराब है
और इस मौसम में आप, खराब मौसम में आप अपने अधिकारों को लेने के लिए सड़कों पे उतरे हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ यहाँ पे आए हुए एक एक कार्यकर्ता और पदाधिकारी का, एक एक अपने भाई का, एक एक बहन का, कि अगर आप किसी भी कीमत पर इस सरकार ने आपके कहीं नाखून भी मार दिया तो राजेश सिद्धार्थ और उनकी पार्टी का एक एक वर्कर आपका सीना कर देगा। पहले सीना उनका चीरे तब आपके पास पहुंचेगा।